आपको मिलाते हैं एक और सांसद से जो कांग्रेस पार्टी से है, किरण रेड्डी जी। इनको कहीं निकलना है, तो आप जल्दी से अपना परिचय हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो बताइए कि आप क्या क्या सोच रहे हैं, क्या है आपके एजेंडे पर, और 3 काम जो आप कमिट करके जाएंगे ऑन टीवी। मैं तेलंगाना से हूँ। मेरा नाम चामला किरण कुमार रेड्डी है। मैं पहले बार सांसद बन के आया और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद के 40-50 किलोमीटर दूर है और इससे पहले भी हमारे ही कांग्रेस के सांसद थे। मैं वहाँ जीत के फिर आए और यहाँ हमारा चीफ मिनिस्टर पहले हमारे 10 साल से तेलंगाना देने के बाद भी हम सत्ता में नहीं थे। 6 महीने पहले हम कांग्रेस सत्ता में आए तेलंगाना में। हम उधर थोड़े गारंटीज दिए, वो गारंटीज के हिसाब से 150 डेज ऑफ हमारा 150 दिन का जो रूलिंग था उसके माध्यम से जो भी फायदा हुआ उस पब्लिक ने मेरे को फिर वोट दे के आज जिताया, तो वही मेरे को फुलफिल करना है। दूसरी चीज क्या है, 40-50 किलोमीटर दूर हैदराबाद से होने के बाद भी हमारे पास ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स है। हमारा तेलंगाना में 2014 से पहले कांग्रेस रूलिंग था, जब इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पेंडिंग था वो पेंडिंग ही रह गए, क्योंकि हमारा केसीआर साहब जो बीआरएस से 10 साल से वहां जीत के काम किया, वो सिर्फ 1-2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान दिया जहां पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को नहीं करना चाहते, बिकॉज ही वांट टू डू द सिग्नेटरी प्रोजेक्ट्स फॉर हिमसेल्फ। सो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 प्रोजेक्ट है, उनके नाम है बुनियाद गानी, तिम्मारेड्डी, और हमारे पास जो मूसी रिवर है उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट्स है, जो इरिगेशन 4-5 लाख एकड़ के इरिगेशन को सप्लाई करने की जरूरत है, तो वहां पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को मेरे को करना है इमीडिएटली। तो ये रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी के कॉम्बो ने आपको जिताया, इस पर आप बोलिए। और बीजेपी बहुत खुश है, उन्हें लग रहा है कि हमारी सीटें तेलंगाना में बढ़ी हैं। ठीक, जीत बीजेपी थी 100%। रेवंत रेड्डी जी और राहुल गांधी का जो कॉम्बिनेशन पे ही हमारे जैसे पहले बार सांसद बने, कोई बड़ा नेता नहीं रहता है, पहले पहचान अभी बन गया है ना हमारा। तो हम जब पहले बनता है तो पार्टी के पहली टाइम सांसद वाला फीलिंग जरा बताइए हमारे दर्शकों को, सब जानना चाहते हैं। आजकल बहुत सारे बच्चों में पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी होता है, तो कुछ मजेदार बताइए कि पहली बार कुछ हुआ हो आपके जीवन में सांसद बनने के बाद, पहले लोगों की नजरें बदलती हैं क्या? 100% बदलते ना। मैं तो यूथ कांग्रेस का वर्कर हूँ, NSUI का वर्कर हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से आया है और मेरे को ये मौका दिया था कांग्रेस पार्टी लड़ने के लिए वहाँ। और हर आदमी का एक ख्वाहिश रहता है कि मेरे यूथ कांग्रेस NSUI के भाई बहुत लाखों लोग में काम करता है, सबको मौका नहीं मिलता है। मेरे को मौका मिले तो आज पूरे दुनिया मेरी तरफ देख रहे कि हम भी एक दिन ऐसे कामयाबी हो सकता है। तो सुबह उठ के कुछ नया लगता है जीवन में? सुबह घर के सामने तो लोग रहते हैं बहुत मिलने के लिए वो, क्योंकि पहले तो आपको एक यूथ कांग्रेस के लीडर में क्या ऑर्गेनाइजेशन के आप कनेक्टेड है, अभी 18 लाख वोटर के आप रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। मैं तो महसूस कर लिया 3 दिन में ज्यादा जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। जीत का खुशी एक ही दिन था, तो दूसरे दिन से रियलाइज कर लिया मैं कि ये जीत एक ही दिन का खुशी है, लेकिन अभी ये लोगों का जो जिम्मेदारी है, अगर मिलना है आज के दिन तो मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन नंबर हर लोगों के पास है, तो हर आदमी मोबाइल पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 24 घंटे में अगर फोन नहीं उठे तो दूसरे दिन ही आपका नाम खराब होने वाला है। तो ये आपने बहुत अच्छा किया। कई बार ऐसा होता है कि सांसद बनने के बाद लोग फोन नहीं उठाते हैं, तो अगर एक्सेसिबिलिटी आप बरकरार रखें, और ऐसे भी कई सांसद हैं मैं आपको बताऊं जो कि आज भी पत्रकारों के अगर आप उनसे बात करें तो वो फोन उठाते हैं, जो कि 4-4, 5-5 साल से है, तो उससे फर्क तो पड़ता ही है। डेफिनेटली क्या होता है, 3 काम अब आपको कमिट करना है सर। एक तो इरिगेशन का प्रोजेक्ट, पेंडिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को करना है। दूसरा हमारे पास जो गवर्नमेंट पेंडिंग स्कूल्स एंड कॉलेज का बिल्डिंग्स जो भी है पेंडिंग था, क्योंकि हमारे पहले गवर्नमेंट ने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक डिग्री कॉलेज, हर मंडल में एक जूनियर कॉलेज का वादा किया, वो फुलफिल नहीं किया। बच्चे पढ़ने के लिए बहुत दूर हैदराबाद तक जाना पड़ रहे और महंगाई इतना बढ़ गया सच में। आज बीजेपी के सत्ते में 10 साल में और एक तीसरे बार भी मौका मिला। मैं सोचता हूँ ये कम से कम कॉमन मैन के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि मेरे गांव से जो लोग हैं जो हैदराबाद में जो डिग्री पढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ के ऑलरेडी डिग्री हासिल हुआ है, लेकिन उनको काम करने के लिए दिक्कत इसीलिए हो रही है कि उनको जो काम मिलना है वो नहीं मिल रहे। जो काम मिल रहे वो तनख्वाह मिल रहे, उसमें रेंटल को जाने का रेंट और डे टू डे एक्सपेंडिचर में उनको -10,000 में जा रहे हो। तो माँ बाप बोल रहे बेटा आ जाओ गाँव में रुको, पढ़ के फिर फायदा क्या है,
अगर 10,000 जेब से हम ही भेजना है तो तू नौकरी करके हैदराबाद में क्या करने वाला है? जितनी अच्छी बहस आप यहाँ छेड़ रहे हैं ना, पार्लियामेंट में भी चलने दीजिएगा ऐसी 100% बहस। चले। अच्छा, एक सवाल बस आप सबसे था, इनमें से कितने फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियंस हैं हमें माननीय सांसदों से? वाह, यह देखिए क्या बात है सर, क्या बात है। फुल हैशटैग रिस्पेक्ट, मतलब इस उम्र में भी आपने जो है फतह हासिल की। पर ये जो फर्स्ट टाइम जीतने का जज्बा होता है, ये भी आप लोग जरूर बताइएगा जब आपकी बारी आएगी। बहुत धन्यवाद सर आपका। बैठिए। तेलंगाना से अब जरा राजस्थान चलते हैं। कड़ी और बड़ी टक्कर वहां पर देखने को मिली है इस बार। बीजेपी की सरकार बनाने के बावजूद कांग्रेस ने जिस तरह की चुनौती दी है, तो सांसद जी सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और बताइए कि कौन सा वो आधार रहा जिसकी वजह से आपको वहां की जनता ने इस तरह का जनादेश दिया है। दामोदर अग्रवाल, भीलवाड़ा से सांसद हूं। भीलवाड़ा इस बार हॉट सीट रही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता सीपी जोशी मेरे सामने थे और भीलवाड़ा की जनता ने मुझे 3,55,000 से जिताया है। क्या बात है। मैं इस जीत का श्रेय नरेंद्र भाई मोदी जी को देता हूं और मैं पिछले 50 बरस से जो वहां काम करता हूं तो मेरी कनेक्टिविटी को देता हूं। मैं लोकसभा में 20,000 से अधिक व्यक्तियों को नाम से बुला सकता हूं। याद करके रखा है जी, 10,000 से अधिक तो नंबर हैं और जैसा अभी उन्होंने बताया 10,000 नंबर में से एक भी ऐसा फोन नहीं है जो मेरे पास फीड हो और मैंने उसको रेस्पॉन्स नहीं दिया हो, चाहे रात को 2 बजे मुझे फोन करना पड़े। इस कनेक्टिविटी का मुझे बहुत लाभ मिला और भीलवाड़ा को हमने बहुत ही मजे से जीता। क्या 3 बड़े काम करने जा रहे हैं सांसद जी? आप इतने बड़े प्रचंड जनादेश के साथ आप जीत कर आए हैं सीपी जोशी को हराकर, तो 3 बड़े काम ऐसा क्या है जो आप भीलवाड़ा की जनता के सामने अब अगले 5 सालों में रखने जा रहे हैं? भीलवाड़ा हिंदुस्तान का मैनचेस्टर है। वहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वहाँ के रोजगार में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वहाँ टेक्सटाइल पार्क आना ही चाहिए था, लेकिन अशोक गहलोत जी ने राजनीति की और जोधपुर जहाँ 1 लूम नहीं 1 मीटर कपड़ा नहीं बनता है, वहाँ टेक्सटाइल पार्क का प्रपोजल भेजा जो टेक्निकली फिट नहीं था और इसलिए राजस्थान टेक्सटाइल पार्क से महरूम रह गया। अब यहाँ पर भी आप अशोक गहलोत को ही कोस रहे हैं। अब तो आ गई ना बीजेपी की नहीं सरकार। जो अब तो बताइए अब क्या हम कर रहे हैं टेक्सटाइल आपके पार्क मुख्यमंत्री लाएंगे, जी? मैं ये कह रहा हूँ। अब ये लेकर आएंगे, ये कब होगा? हमारा हक है। बस ऐसा हो कि हम एक बार हम कमिटमेंट कर देते हैं तो आप फिर अपनी भी अंजना नहीं जी, मैं सुनते। आपको भी खूब जानता हूँ। सभी सांसद इसी खूब भाव से जानता काम हूँ, आप करें। कसौटी पे कस लेना। आप मुझे कम जानती हैं क्योंकि मैं बहुत कमिटेड आदमी हूँ जी। और मेरा एक तकिया कलाम है, मैं मजाक भी गंभीरता से करता हूँ। क्या वाह बात है। वाह, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, टेक्सटाइल पार्क आएगा। क्या बात अच्छा, आप है। जरा चलिए। ये बता दीजिए दूसरा मेरा राजस्थान में- विषय रहेगा कनेक्टिविटी का। तीसरा विषय रहेगा हमारे वहाँ ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बेहाल है, लोग बहुत परेशान रहते हैं, उससे उनको तुरंत निजात मिले। और हमारे यहाँ रोजगार के सृजन के लिए नई इंडस्ट्रीज कैसे आ सकती है, एक सिरेमिक जोन भी वहाँ प्रस्तावित है, वो कैसे आ सकता है, क्योंकि लोगों की बेहतर जिंदगी उनकी बाइंग कैपेसिटी से क्रिएट हो सकती है, उस पर मेरा बड़ा जोर रहेगा। इतनी टक्कर कैसे हो गई वैसे राजस्थान में? जल्दी से 2 लाइन बताइए। कांग्रेस पार्टी एकदम जोश के साथ इस बार थी मैदान में वहां पर। इतनी टक्कर कैसे हो गई, ये तो सोचकर बैठकर चिंता का विषय है। उसमें से जो रास्ता निकलेगा वो निकालेंगे, क्योंकि मैं स्वयं चुनाव में व्यस्त था तो बहुत अधिक जानकारी इसकी मुझे पहली नहीं। बार आप लोकसभा के लिए चुने गए? पहली बार नहीं, मैंने चुनाव में जिंदगी में पहली बार लड़ा है। पहली बार लड़ा मैं है। 2005 में काउंसलर बना था, पार्षद, क्या बात है। और उसके बाद ये पहला तो ये चुनाव बीजेपी लड़ा। वाले टिकट नहीं देते थे, आप चुनाव मैदान में जाने नहीं चाहते नहीं, थे? मैं तो टिकट चाहता था, लेकिन मेरे ऊपर कृपा दृष्टि नेतृत्व की पहली बार हुई है हाँ। और मैं उसका परिणाम दूंगा, आप और निश्चिंत। जज्बा देखिए ना सर, आप लगे रहे, मतलब ये बात है। 55 बरस से लग रहा हूँ। मैं भी अभी मजाक सीरियसली ही कर रही हूँ। आप गंभीरता से करिए। चलिए अगले खंड Thank वाले you. चलते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। अगले सांसद जी हमारे साथ है। चला जाता हूँ किसी की धुन में, मतलब किशोर कुमार की धरती, खंडवा से। मैं ज्ञानेश्वर पाटिल, खंडवा जी। मध्य प्रदेश से हूँ। आज आपको किशोर जी का गाना सुनाना होगा, क्योंकि हमेशा बहुत प्रतिभावान लोग भी संसद पहुंचते हैं। मैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है खंडवा लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ और संत सिंगा महाराज जी, जिन्होंने 500 वर्ष पहले ये घोषणा की थी कि नर्मदा माई मेरे चरणों में आएगी, ऐसे संत भी खंडवा लोकसभा क्षेत्र में है। और दादा धुनी वाले की नगरी खंडवा और उसके साथ साथ किशोर कुमार जी की नगरी, जो पूरे देश भर में खंडवा का नाम रोशन किया, ऐसे किशोर कुमार जी की नगरी से मैं आता हूं। और
भारतीय जनता पार्टी से दूसरी बार क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर क्षेत्र की जनता की आवाज़ बनाकर लोकसभा में भेजा है। और मैंने लोकसभा में पहली बार आकर हमारे किसानों के मुद्दों से शुरुआत करी थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा की मांग रखी और प्रधानमंत्री फसल बीमा की शुरुआत हमारे क्षेत्र में, क्योंकि बड़ी मात्रा में मेरे क्षेत्र में केले की फसल होती है, कपास की फसल होती है और सोयाबीन की फसल होती है, और किसानों के खेत तक पानी पहुंचे ये मेरी मंशा है। क्योंकि लगातार हमारे यहाँ पर डबल इंजन की सरकार ने काम किया है और निवृत्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी किसान के खेत तक पानी पहुंचाने में भरपूर मदद की है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जहां लगभग 5000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन होता है और लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित जो योजनाएं पे काम चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगी 2 साल के अंदर, तो 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन में किसान के खेत तक पानी पहुंचेगा, जिससे निश्चित रूप से हमारा किसान समृद्ध होगा। और आने वाले समय में कि जो क्षेत्र बचा है उस क्षेत्र के किसान के खेत तक पानी पहुंचाना मेरी प्राथमिकता है और कृषि आधारित उद्योग लगे और उस उद्योगों के माध्यम से हमारे यहाँ के युवा लोग जो है बाहर रोजगार के लिए जाते हैं, उन लोगों को रोजगार वहीं पर मिले। लाडली लखपति दीदी बनाकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि लखपति दीदियों को बनाना है, 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाना है, तो उस दिशा में एक एक परिवार तक जाकर हमारी ज्यादा से ज्यादा बहनें लखपति बने, इस दिशा में काम करना है। और उसी के साथ साथ हमारे आज हम लोग सौभाग्यशाली कि हमारे चाहे हमारी लाडली बहनों ने हो या हमारे लाडली लक्ष्मियों ने हो, भरपूर आशीर्वाद देकर सरकार बनाने में बड़ी मदद करी। ठीक है, अपनी संसदीय सीट का वो अस्पताल बताइए जहां पर आप भी जाकर अपना इलाज कराते हो। अपने संसदीय सीट का वो स्कूल बताइए जहां आपको लगता है कि हम अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। इस दिशा में हमारे देश के सांसद क्या काम करेंगे? देखिए कि मैं समझता हूँ कि पिछले 3 वर्षों के अंदर हमारे मध्य प्रदेश के मतलब मेरे संसदीय क्षेत्र में जो सरकारी स्कूलों का रिजल्ट काफी अच्छा आया है। बोर्ड की एग्जाम का रिजल्ट काफी अच्छा आया है, क्योंकि मैं भी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था, बहुत मध्यम परिवार से आता हूँ, तो उस स्कूल से पढ़कर शुरुआत करी और उसके बाद आज मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में सरकारी स्कूलें जो है बहुत अच्छी स्कूल है और जो प्राइवेट स्कूल है वो भी काफी अच्छी है। और उसके साथ साथ स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए चाहे हमारे बुरहानपुर में भी करीबन 100 बेड का हॉस्पिटल काम करता है, खंडवा में काम करता है, और दोनों जगह थोड़ा स्वास्थ्य की सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता जरूर है। लेकिन आने वाले समय में आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को कि स्वास्थ्य की सुविधाओं को और शिक्षा को प्राथमिकता के आधार पर उस पर ध्यान देकर बिल्कुल। और यही निवेदन आप सबसे भी हाथ जोड़कर है, एक अस्पताल ऐसा हो जहां सांसद मंत्री अपना इलाज करा सके, ऐसे स्कूल हो जहां आपके बच्चे पढ़ सके, तभी तस्वीर बदलेगी, तभी सबसे बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन अपने इलाके में। किशोर दा के घर का जल्दी से बताइए। उनका देखिए म्यूजियम तो आपने बना दिया है, लेकिन उनके घर को थोड़ा सा भी ठीक करने की जरूरत है। देखिए उनका घर जो है क्योंकि प्राइवेट घर है, सरकार उसमें कैसे करेगी? उनके परिवार के लोग जो उसमें जिस तरह से सहयोग देना चाहिए उनके परिवार के लोगों की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है। अच्छा। हमारी सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने उनके म्यूजियम बनवाकर वहां पर क्षेत्र की जनता के लिए एक बड़ा मैसेज देने का काम किया कि उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार खंडवा में होना चाहिए और अंतिम संस्कार खंडवा में करके उनके नाम उनको लाया गया यहाँ पर, अंतिम संस्कार वहीं हुआ था। उनकी समाधि स्थल बनाया गया, उनके याद में एक बड़ा म्यूजियम वहां पर बनाया गया है। और अच्छा, ये आपने क्लियर किया, उनके परिवार के लोग अभी वो घर नहीं दे रहे कि उसको जो घर के लिए उनके परिवार के लोग हालत पैसा मांगते हैं कि सरकार ने पैसा देना चाहिए, तो सरकार के पैसा देगी। सरकार वो यदि डोनेट करे तो सरकार उसमें कुछ न कुछ विचार करेगी।